देखिए पॉजिटिव रहने का ये मतलब नहीं, जस्ट फॉर द बिगिनर्स जो आज नया ज्वाइन हमें कर रहे हैं, पॉजिटिव रहने का ये मतलब नहीं है कि इंसान जो है वो 100% ही खुश रहे। मैंने एक चीज़ बताई थी, पॉजिटिविटी रेशो। ठीक है, पॉजिटिविटी रेशो एक साइंटिफिकली कैलकुलेटेड, एक रिसर्च के थ्रू उन्होंने एक कैलकुलेशन की है कि अगर एक इंसान के 3 पॉजिटिव इमोशंस हैं और एक नेगेटिव इमोशन है तो वो एक हेल्दी इंसान है। ठीक है, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर एक इंसान से गुनाह हो गया है तो अगर वो 75% होपफुल फील कर रहा है, अब मैं आपको थोड़ा सा विजुलाइज करा रहा हूँ इस रेशो का मतलब क्या है, इसकी इम्प्लीकेशन क्या है। अगर वो 75% होपफुल है कि अल्लाह माफ़ कर देगा और वो बाहर निकल आएगा उससे, और वो 25% फियरफुल है और गिल्टी है, समझ रहे हैं? अगर एक बंदा 100% होपफुल है कि मैं जो मर्ज़ी कर लूँ अल्लाह ताला ने मुझे माफ़ कर ही देना है, तो वो हेल्दी थॉट है? क्या ख्याल है? वो तो अनहेल्दी थॉट है। ठीक है, ऐसा बंदा फूल्स पैराडाइज में। तो अगर वो 75% होपफुल है लेकिन 25% फियरफुल है कि अल्लाह मुझे पकड़ भी सकते हैं, और 25% गिल्ट में है, तो ये एक हेल्दी थॉट है। ठीक है, लेकिन अगर वो 90% फियरफुल और गिल्ट में है और 10% होपफुल है, तो दैट विल नॉट हेल्प दैट पर्सन। समझ रहे? वो फिर उससे बाहर आना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो खुद अपने आप को होपलेस कर रहा है। इसको लर्नेड हेल्पलेसनेस कहते हैं, कि वो फिर खुद ही हेल्पलेस बन रहा है। ठीक है, इसी तरह मैंने आपको एक और इसकी मिसाल दी थी कि अगर आपकी ज़िंदगी में 3 अच्छे लोग हैं और एक अच्छा नहीं है, तो फिर भी आप हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं। अगर 6 अच्छे लोग हैं, 2 अच्छे नहीं हैं, तो फिर भी आप हेल्दी लाइफ गुजार 3:1, ये याद रखें हमेशा। ठीक है, और ये एक अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन है, उनकी गोरों की कैलकुलेशन है, रिसर्च बेस्ड कैलकुलेशन है। कुड बी राइट, कुड बी रॉन्ग, बट आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, और हमारा दीन भी हमें यही कहता है कि देखें, आपको आजमाया जाएगा डिफरेंट चीज़ों से। ये तो अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि आपको आजमाया नहीं जाएगा या आप खुश ही रहेंगे। इत्मीनान का वादा है, जिद्दोजहद है, ज़िंदगी जिद्दोजहद का नाम है, जिहाद तो करना पड़ेगा। और ये भी बात मैंने आपको बताई थी कि गमज़दा रहने के लिए कोई मेहनत नहीं है, डिप्रेस रहने के लिए कोई मेहनत नहीं है, खुश रहने के लिए मेहनत है। ठीक है, इसी को जिहाद बिन नफ्स कहते हैं। अगर आप अकेले बैठे हुए, फारिग बैठे हुए, आप गमज़दा होकर उठेंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि जब ब्रेन कुछ नहीं कर रहा होता फिर वो ओवर थिंक कर रहा होता है। आज एक और बात मैं करूँगा, हाउ टू रिड्यूस नेगेटिविटी। साइंटिफिकली बैक्ड 2 तरीके हमें मिलते हैं। ठीक है, बड़े अच्छे, बहुत से तरीके हैं, लेकिन ये मैं 2 तरीके ख़ास आपको बताना चाहूँगा, और ये भी बारबरा फ्रेडरिक्सन की किताब है, उससे अखज़ शुदा है और इस्लामिक भी है। नंबर 1, डिस्प्यूट नेगेटिव थिंकिंग। ठीक है, और ये बाकायदा कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग एक पूरा प्रोसेस है, इसको बेशक आप सर्च कर लें, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। कैसे? 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि वो आपको कहते हैं कि ये जो भी नेगेटिव थॉट आपको आ रहा है इसको लिख दो। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे मुझे एक नेगेटिव थॉट आ रहा है कि मेरा फ्यूचर डार्क है। ठीक है, मुझे थॉट आ रहा है कि फ्यूचर में कुछ नहीं होने वाला, मुझे नहीं पता लाइफ कहाँ जा रही है, ना फाइनेंशियली मैंने ठीक होना है, ना औलाद का कुछ बनना है, ना कुछ और होना है, वगैरह वगैरह। इन शॉर्ट, माई फ्यूचर इज़ डार्क। तो वो आप कहेंगे ये जुमला आप लिख दो। ठीक है, इसको आप लिखो, और इसके बाद वो आपको एक लिस्ट देंगे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। 14 कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं फॉल्टी थिंकिंग को। ठीक है, कि आपको वो ये बताते हैं कि आप खुद जानो ये इलॉजिकल थॉट है। ठीक है, और कौन सा इलॉजिकल थॉट है वो खुद ट्रैक आउट करो। जैसे मिसाल के तौर पे पोलराइजेशन एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। पोलराइजेशन क्या कहते हैं? हाँ, ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग, पोलराइज थिंकिंग के 2 एक्सट्रीम्स, या एक चीज़ तबाह है या एक चीज़ परफेक्ट है। ठीक है, इसको पोलराइजेशन कह लें। इसी तरह फिल्टरिंग है, मैग्नीफाइंग है। मैग्नीफाइंग क्या है कि एक मसले को बढ़ा चढ़ा के मैग्नीफाई करके देखना, यानी जो मैग्नीफायर होता है ना वो डाल के उसको देखना और मसले को बिला वजह खुद ही बढ़ा देना। ठीक है, कैटेस्ट्रोफाइजिंग। कैटेस्ट्रोफाइजिंग क्या होता है कि इतनी एक्सट्रीम थिंकिंग कि आप अपने आप को तबाह कर लें, कैटेस्ट्रोफाइज कर लें अपने आप को। ठीक, और ये जो है ना कि मेरा फ्यूचर डार्क है, ये कैटेस्ट्रोफाइजिंग है, कि व्हेन यू एक्सपेक्ट द वर्स्ट आउटकम, सारे पॉजिटिव आउटकम छोड़ के आप वर्ड्स की तरफ जाते हैं, वर्ड्स के वर्ड्स आउटकम जो है ना वो आने वाला है। ठीक है, इसी तरह लेबलिंग
ایک کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے کہ آپ جو ہے نا وہ لیبلنگ بہت جلدی کرتے ہیں, بلیم گیم بہت جلدی کرتے ہیں, اپنے آپ کو لیبل کرتے ہیں یا کسی اور کو لیبل کر دیتے ہیں بجائے کہ لاجیکلی دیکھنے کو پرابلم کو, ٹھیک ہے. اسی طرح ایک کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے شوڈ تھنکنگ. شوڈ تھنکنگ کیا ہے کہ ہر چیز میں شوڈ ہونا چاہیے, کہ آئی شوڈ بی ہیپی ادروائز لائف از میننگ لیس, ٹھیک ہے, یا ہی شوڈ بی اوبیئنگ می یا شی شوڈ بی اوبیئنگ می ادروائز, مطلب یہ سب ختم ہے. اور یہ کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے, اور بہت سے مسائل میریٹل لائف میں اس وجہ سے ہوتے ہیں. جیسے ہم اکثر کسی سے بات کرتے ہیں تو مجھے یہ کوگنیٹو ڈسٹورشن نظر آ رہی ہوتی ہے مردوں میں, کہ یعنی وہ یہ اپروچ سے آ رہے ہیں, وہ ہر چیز کو چیلنج سمجھ رہے ہیں اپنی اتھارٹی. یعنی تھوڑا سا وائف نے ڈس ایگری کیا اتھارٹی چیلنج, تھوڑا سا کوئی اور رائے دی اتھارٹی چیلنج, تھوڑا سا جو ہے نا وہ ان کی بات نہیں سنی گئی اتھارٹی چیلنج. دیکھیے اگر آپ اس اپروچ سے جائیں گے اتھارٹی چیلنج تو آپ خود بھی ڈپریس ہوں گے, غصہ ہوں گے, اگلے کو بھی. آپ یہ سوچنے کی بجائے جو ہے نا پازیٹیوز پہ فوکس کریں کہ لیٹس بی جینٹل, کوئی بات نہیں, اتھارٹی کبھی کبھی چیلنج ہو گئی, اللہ رسپیکٹ دیتا ہے نا, رسپیکٹ اللہ نے ڈالنی ہے, رسپیکٹ بندہ خود تو نہیں جو ہے وہ بیگ تو نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ نے رسپیکٹ کرانی ہے, ٹھیک ہے نا, تو اللہ تعالیٰ رسپیکٹ بھی دل میں ڈال دے گا. اسی طرح میں وائفس کا ہی بتا دیتا ہوں, دونوں سائڈ کا. دیکھیں آج ہم نے ایک ورڈ بنا لیا, میری باؤنڈری جو ہے نا وہ چیلنج ہو رہی ہے, ہر چیز باؤنڈری چیلنج ہو رہی ہے. اگر آپ اس طرح دیکھیں گے باؤنڈری چیلنج, یہ بندہ باؤنڈری چیلنج کر رہا ہے, تو دین لیٹ کو کرنے کا کہتا ہے, کمپرومائز کرنے کا کہتا ہے. ہر چیز کو اس اینگل سے نہیں دیکھتے میری باؤنڈری چیلنج ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو دو ایکسٹریمز ہیں, اور یہ باؤنڈری یعنی میری حد جو ہے اس کو کراس کیا جا رہا ہے, میری ایک حدود, میری حد ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جیسے دیکھیں ایک گھر ہے, اس میں جوائنٹ فیملی ہے, ایک میاں بیوی اوپر رہ رہے ہیں, نیچے پیرنٹس رہ رہے ہیں, اب اوپر میڈ رکھی ہوئی ہے, یہ بڑے بنیادی سے مسائل ہیں گھروں کے, ٹھیک ہے نا. اب وہ آپ کے ماں باپ جو ہے نا اوپر کی میڈ بلا لیں تو یہ باؤنڈری کراس نہیں ہے, اگر وہ فری ہے تو آپ بھیج دیں, نیچے وہ کام کر دے گی, اس میں کیا باؤنڈری کراس ہو رہی ہے. تو ہر چیز کو باؤنڈری کراس ہونے کا نام دینا, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے, ایک دوسرے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہیے. خیر یہ چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں. اینی وے ٹاپک کوگنیٹو ڈسٹورشن نہیں ہے, واپس آتے ہیں. تو دیکھیں وہ سیکنڈ آپ کو یہ کرے گا کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ میں, وہ آپ کو کہے گا کہ یہ جو آپ نے اوپر جملہ لکھا ہے کہ مائی فیوچر از ڈارک, آپ خود دیکھیں اس میں کوگنیٹو ڈسٹورشن آپ کو کیا نظر آ رہی ہے. تو اس میں آپ کو کیٹسٹروفائزنگ نظر آ رہی ہے, اس میں آپ کو اوور جنرلائزیشن نظر آ رہی ہے. اوور جنرلائزیشن کیا ہے کہ آپ شاید ایک دو ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ساری لائف ہی ڈارک ہے, جمپنگ ٹو کنکلوژن بھی نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ خود, وہ آپ کو امپاور کرے گا سائیکالوجسٹ, کہ آپ خود آئیڈینٹیفائی کریں اس میں اللاجیکل تھاٹ. جب آپ کو خود نظر آنا شروع ہو جائے گا تو آپ میں کیا بلڈ ہو جائے گی, سیلف اویئرنیس. ایموشنل انٹیلیجنس کا پہلا انگریڈینٹ ہی کیا ہے, سیلف اویئرنیس. جس بندے میں سیلف اویئرنیس آ جاتی ہے اس کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اللہ کی فضل سے, ٹھیک ہے. سیلف اویئرنیس والا بندہ بڑا امپاورڈ انڈیویجول ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, بڑا ہائی انڈیویجول ہوتا ہے. تو خیر وہ آپ کو سیلف اویئرنیس کی طرف لائے گا کہ خود دیکھو یہ لاجیکل تھنکنگ اور تمہیں پتہ ہے, لیکن ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا. صرف آئیڈینٹیفائی کر لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. تیسرا سٹیپ وہ آپ کو یہ کروائے گا کہ آپ اس کو ڈسپیوٹ کرو, ٹھیک ہے. اب وہ ڈسپیوٹ آپ اس کو کیسے کریں گے, مثال کے طور پہ آپ دلیل لائیں کہ آپ کا فیوچر ڈارک ہے. آپ کے پاس دلیل کہ آپ کا فیوچر ڈارک ہے. پہلی بات, آپ کو پتہ ہے کل آپ نے زندہ رہنا, آپ کو پتہ ہے 5 سال بعد آپ زندہ ہیں, آپ اتنا آگے کا سوچ رہے ہیں میرا فیوچر ڈارک ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور دیکھو ہر نفس دیکھ لے اس نے کل کے لیے کیا کیا. دیٹس اٹ. کہ اللہ تعالیٰ آپ کا فوکس کہاں لا رہے ہیں کہ ذرا اپنے پرابلم سے نکلو اور بڑے پرابلم پہ آؤ, کہ اگر کل اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے تو تمہارے پاس کیا ہے. نہ تمہارے گھر والوں نے آنا ہے, نہ تمہاری ڈگری نے تمہیں بچانا ہے, نہ تمہارے اسکل نے تمہیں بچانا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے تمہارے پاس, اس کے بارے میں سوچو, ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ چیلنج ہو گیا, ڈسپیوٹ ہو گیا کہ پتہ نہیں آپ نے زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے, ٹھیک ہے. تو لیٹس فوکس آن پریزنٹ. دوسرا آپ اس کو ڈسپیوٹ کریں, دلیل کیا ہے فیوچر ڈارک ہونے کی, ایسا کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ جب آپ سوچیں گے نا, آپ اس کو خود ہی ڈسپیوٹ کر لیں گے, اور اسی سے آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ یہ ایریشنل تھاٹ ہے, ڈسٹورشن ہے. اس کو آپ نے ڈسپیوٹ کر دیا, اور ڈسپیوٹ کر کے آخری سٹیپ بھی ہے, ریفریم کرنا ہے, ریپلیس کرنا ہے ود واٹ, پازیٹیو تھاٹ. اور ریفریم کیا ہے, آپ یہ لکھیں گے کہ یس
थिंग्स आर डिफ़िकल्ट, रियलिस्टिक होती है रीफ्रेमिंग, ठीक है। येस थिंग्स आर डिफ़िकल्ट बट विद अल्लाह बाय माई साइड इंशाल्लाह माई फ्यूचर विल बी ब्राइट, ठीक है। तो इसी को उम्मीद कहते हैं, इसी को ऑप्टिमिज्म कहते हैं, इसी को होप कहते हैं। तो ये 4 स्टेप हैं डिस्प्यूट करने के नेगेटिविटी को, और इन शॉर्ट इसको डिस्प्यूट कहते हैं, डिस्प्यूटिंग द नेगेटिव थिंकिंग, ठीक है। दूसरा तरीका है ब्रेकिंग द ग्रिप ऑफ रूमिनेशन। रूमिनेशन यानी ओवर थिंकिंग, यानी आप उस डेडली साइकिल को ब्रेक करें जो आपको बार बार रिपीट करा रहा है, उस थॉट की तरफ वापस ला रहा है। उसके बहुत से तरीके देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जब तुम गुस्से हो तो उस जगह से उठ जाओ, पानी पी लो, लेटे हुए हो खड़े हो जाओ, खड़े हुए हो बैठ जाओ, बैठे हुए हो लेट जाओ, वगैरह वगैरह। तो दिस इज़ ब्रेकिंग द साइकिल, ठीक है। इसी तरह जब कोई ट्रिगर आता है ना गुनाह का, यहाँ एक बात है कि उसमें इतना वक्त होता है कि उसका इतना गालिब होता है कि उसको यानी इसका ख्याल नहीं रहता। बस असल में वो इसलिए उसका ख्याल नहीं रहता क्योंकि आपका जो ब्रेन का सिस्टम उस वक्त हावी हुआ होता है ना, उसको सेलियंस नेटवर्क कहते हैं इंग्लिश में, उस पर आपने ज़्यादा वर्किंग की होती है तो वो हावी हो जाता है। और प्री फ्रंटल कोर्टेक्स जो सामने का एरिया ना, उस पर आपकी इतनी वर्किंग नहीं होती, तो उसको वो शट डाउन कर देता है, उसको वो लॉक कर देता है। इसलिए उस टाइम जो है ना वो आप में सकत नहीं रहती कि आप कुछ सोच सकें, और आपसे वही चीज़ हो जाती है जो नफ्स करवाना चाह रहा होता है, ठीक। तो इसका ही तरीका देन अगेन यही मैं बता रहा हूँ ना कि आपने इस जगह को स्ट्रॉन्ग करना है, प्री फ्रंटल कोर्टेक्स को। और वो इसी तरह होगा कि आप ये एक्सरसाइजेस कर करके, डिस्प्यूट करके, तज़किया और तदब्बुर करके, तफक्कुर करके, जगह मुसल्ले के बाद वहाँ बैठ के ज़रा ज़िक्र करके, ज़रा इनहेल करके, एक्सेल करके, ठीक है ना, अपने इस एरिया को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इससे फिर बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और ये इस तरह भी स्ट्रॉन्ग होता है कि जैसे आप पहले दिन जिम जाएं तो पहले दिन वेट ज़्यादा उठाएं तो खलियां पड़ जाती, दूसरे दिन आप आए ना डर के, तो फिर तो मसल कभी बिल्ड नहीं होगा ना। मसल को बिल्ड करने के लिए डेली आना पड़ेगा। तो इसलिए आपको वो जो पहला बहुत ज़्यादा एक वो आया हुआ है ना दिमाग पे जो चीज़ चढ़ी है, अगर आप उसको किसी तरह कंट्रोल कर लेना तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आसान होगा, उससे नेक्स्ट टाइम और आसान होगा, वो मसल बिल्ड होता जाएगा दिमाग का भी, ठीक है। तो ये ब्रेक करना पड़ेगा किसी तरह ना, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेकिंग द ग्रिप और रूमिनेशन के दिमाग कहीं और लगा लें, वॉक पे निकल जाएं, कुछ और करने लग जाएं, द बेस्ट यू कैन डू इज़ खामोश हो जाए, ठीक है। और ये बेहतरीन नुस्खा है हस्बैंड वाइफ की लड़ाई के लिए कि दोनों खामोश हो जाएं। यकीन करें 15 मिनट बाद उनको फील हो जाएगा ये कोई पॉइंट नहीं था जिस पे हम बहस कर रहे हैं, लेकिन अगर उस टाइम वो बहस चल पड़ी, वो साइकिल चल पड़ा, फिर वो मसले और बढ़ जाएंगे, ठीक है। और कई बार खामोशी से बहुत बहुत बड़े बड़े मसले जो है ना हल हो जाते हैं, ठीक है। ये है ब्रेकिंग द ग्रिप ऑफ रूमिनेशन। तो हाउ टू रिड्यूस नेगेटिविटी, डिस्प्यूट नेगेटिव थिंकिंग नंबर 1। दूसरा उस साइकिल को ब्रेक करें, वहाँ से उठ जाएं, उस ओवर थिंकिंग को किसी तरह ब्रेक करें, एक्सरसाइज में कर लें, जिम चले जाएं, कोई चाय पिएं, ठीक है ना, कोई अपने आप को ट्रीट करें, वगैरह वगैरह। और उसको इतनी लिफ्ट ना कराएं, वरना क्या होगा कि वो आपके दिमाग में जड़ पकड़ जाएगी चीज़ और फिर वो फैल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें रियल हैं और ये नबवी तरीके हैं एक्चुअली जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लास्ट चीज़ हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, हाउ टू बिल्ड ग्रैटिट्यूड और सेवरिंग कैसे करना है और हाउ टू रिड्यूस नेगेटिविटी। आखिरी चीज़ सब्र। अब नया टॉपिक है एक्चुअली, सब्र एक नया टॉपिक है, ठीक है। सब्र से भी हम पॉजिटिव साइड पे आएंगे, इसलिए मैं सब्र पढ़ा रहा हूँ। सब्र मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि देखिए सब्र जो है ना ये इतना डीप कॉन्सेप्ट है कि सब्र में होप भी आता है, ऑप्टिमिज्म भी आता है, इमोशनल इंटेलिजेंस भी आती है। ये तीनों टॉपिक्स इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ सब्र में कवर होते हैं, ठीक है। इसलिए सब्र मैं आपको इंशाल्लाह आप डिटेल में पढ़ाऊँगा। आज थोड़ी झलक दे देता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि जब वर्ड सब्र आपके माइंड में आता है तो इंग्लिश के वर्ड्स में होता है, क्योंकि मैं इंग्लिश में पढ़ा हुआ है, इंग्लिश के कौन कौन से वर्ड्स आपके जहन में आते हैं वो मैं लिखता हूँ, चलें आप बताना शुरू करें। पेशेंस, वो तो उसकी स्ट्रेट इंग्लिश की ट्रांसलेशन होगी, पेशेंस, टॉलरेंस, इंड्योरेंस। इंड्योरेंस क्या होता है? बर्दाश्त, बिल्कुल। और परसिवेरेंस, और क्या होता है परसिवेरेंस? स्टेड फास्ट रहना, बिल्कुल। और स्टेड फास्टनेस इटसेल्फ एक वर्ड है। स्टेड फास्ट रहना, परसिवेरेंस शो करना, और क्या है? स्टेडफास्ट से क्या क्या इस्तिकामत, इस्तिकामत जी, यानी वो जम जाना, यानी ये और वो एक ही है।
کھڑے رہنا. پرسیویرنس جو ہے یہ ہے کہ جب کوئی مشکل آئی ہے تو آپ اس کو گزریں, اس سے گزریں جس طرح سے گزرنے کا حق ہے, اس کو پرسیویرنس کہتے ہیں. جی, اور ریزیلینس, زبردست. جی, کمپرومائز, ہوپ. جی, ہوپ.